क्लास 9 फिजिक्स का पहला लेक्चर लेके आए हैं आज हम। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं किसकी, मोशन की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मोशन पे वीडियो बनाया जाए, तो ये है एक नया वीडियो किस पे, 9 क्लास पे। अब हम 9 क्लास की भी सीरीज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की, ठीक है। तो इस पे पर्टिकुलर वीडियोस पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेशन कर रहे हैं किसका, देखो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। या फिर एक चीज और हमें समझना जरूरी है, इसको हम हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र। अब यार देखो, हर चीज को देखने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है, किसी चीज को देखने का नजरिया, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यार ये 3D 3 डायमेंशन है, ठीक है। 3 डायमेंशन है, कौन सी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जैसे मान लो कोई पार्टिकल उड़ता हुआ जा रहा है, कोई पार्टिकल है जिसको हम कण बोलते हैं। अगर सोचो कोई पार्टिकल कहीं पे उड़ता हुआ जा रहा है, तो पार्टिकल जस्ट वो कहां पर है, ठीक है। इस चीज को कौन बताता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो किसी पार्टिकल की लोकेशन यहां है, ठीक है, या फिर इनफैक्ट किसी पार्टिकल की लोकेशन यहां है, कहीं भी कुछ भी है, तो ये पार्टिकल एक्स से यहां पे है, जेड से यहां पे है, और सिंपली ये मान लो ऊपर कहीं होता तो, ठीक है। तो एक्स वाई एक्स जेड, मान लो यहाँ ये यहाँ कहीं होता, सिंपल सोच लो यही है, मान लो ये पार्टिकल यहाँ है। तो यार देखो अलग अलग टाइप से लोकेशन देखो इसकी कहाँ है, ये जेड से कहाँ है, यहाँ, एक्स से यहाँ, वाई से वहाँ, सिंपल, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सिंपल वाली क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा। पार्टिकल की लोकेशन को कौन बताता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ये देख पाते हैं कि कोई भी चीज, अरे यार कोई भी चीज कैसे पता चलती है कि वो मोशन में है। देखो अगर सोचो, जैसे मान लो कि ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, सिंपल, और ये आदमी यहाँ पे खड़ा है। अब टाइम वाइम बीता तो देखा ये यहाँ पे खड़ा ही है, हिल डुल रहा ही नहीं है, ठीक है। टाइम को t ले लिया मानो। तो अगर सोचो ये वाला आदमी खुद को रेस्ट पे ना माने, रेस्ट मींस विराम, ठीक है। विराम का मतलब कोई भी स्टेज जब रुकी हुई होती है, ठीक है। हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कवर अप कर रहे हैं, तो इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर रहे हैं। तो ये आदमी अगर खुद को रेस्ट पे ना माने, तो अगला वाला आदमी उसे मोशन में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो अब एक डायरेक्शन में चलने की वजह से क्या होगा, जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर सोचो कि अगर इस वाली ट्रेन का बैठा हुआ पैसेंजर कोई उस वाले ट्रेन के पैसेंजर को देखता है, तो क्या वो उसको मोशन में दिखाई पड़ेगा, जवाब है नहीं, ठीक है। वो उसको मोशन में नहीं दिखाई पड़ेगा, वो उसको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। जब वो बाहर दिखेगा तब उसे लगेगा एग्जैक्टली हाँ कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अभी जस्ट ओरल समझिए, बाकी फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है। और दूसरी चीज हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो होते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, निर्देश बिंदु। यार हमें मोशन में ना कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, या फिर एक रेफरेंस पॉइंट, 2 रेफरेंस पॉइंट, जो भी है व्हाटएवर, जो जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। रेफरेंस पॉइंट ये बताएंगे किसी भी चीज की लोकेशन, कि वो लोकेटेड कहां है। रेफरेंस पॉइंट क्या बताएंगे, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन बताएंगे कि वो चीज है कहां पे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 2 रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, जैसे मान लो एक ये ए ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, बी ले लिया, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस ले ली एक्स, ठीक है। आगे बस सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे आराम से, ये सब क्या है, ठीक है। चलो नोट करो, ठीक है, हो गया। चलो इरेज करते हैं। फिर अगली जो चीज हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि स्टेट क्या होती है, ठीक है। स्टेट, तो स्टेट यार 2 टाइप की होती है। स्टेट को हम हिंदी में बोलते हैं अवस्था,
ठीक है, स्टेट दो टाइप की होती है। एक चीज समझ लो यार, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। अभी ये मतलब क्या है रिलेटिव का, अभी समझा रहे हैं कि रिलेटिव होता क्या है। ठीक है, समझा रहे हैं क्या है, समझो ध्यान से कि स्टेट है। अब स्टेट को गौर से देखो तो स्टेट दो टाइप की हो सकती हैं। एक होगा रेस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विरामावस्था, और एक होगा मोशन। ठीक है, एक क्या होगा, मोशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, गतिमान अवस्था। या फिर गति। ठीक है, कुछ दो में से कुछ भी बोल दीजिए। ठीक, चलो, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। तो पहले हम समझ रहे हैं कि रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट है ना। तो रेस्ट में, रेस्ट होता क्या है, देखो ध्यान से कि जैसे मान लो कि ये एक कोई आदमी खड़ा है जिसका नाम कल्लू है। ठीक है, कल्लू मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मान लो ये कल्लू के सामने अलमीरा रखी है। ठीक है, मान लो कल्लू के सामने एक अलमीरा रखी है। ठीक है, और कल्लू अलमीरा को देख रहा है। अब कल्लू अलमीरा को देख रहा है, कल्लू यहां पे देखो टाइम जो है वो बीतता गया। पहले t इज इक्वल टू 0 था, फिर कल्लू लगातार देख रहा, t इज इक्वल टू t हो जाता है। मतलब t टाइम बाद भी वो अलमीरा वहीं पर है। ठीक है, अच्छा देखो, कल्लू खुद को रेस्ट पे ना माने तो ये सब कुछ नहीं होगा, फिर कल्लू ही मोशन में है। ठीक है, समझो ध्यान से, कल्लू खुद को रेस्ट पे लेके चल रहा है। अब कल्लू इस अलमीरा को देख रहा है, ध्यान से देखो, तो अब ये अलमीरा कहीं डिस्प्लेस नहीं हुई। टाइम बीत जाने के बाद भी कोई भी चेंज नहीं हुआ, किसमें, पोजीशन। ठीक है, मतलब टाइम बीता, एक तो टाइम जो है वो बीत गया, पोजीशन जो होगी वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब टाइम एक्सीड कर गया, टाइम बीत गया। ठीक है, मतलब टाइम क्या हो गया, टी हो गया, मतलब टाइम जीरो से क्या हो गया, टी, टाइम जीरो से क्या हो गया, टी, बट पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब जब टाइम देख रहे हैं कि पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। फिर बात करते हैं मोशन क्या होता है ना। तो फिर देखते हैं कि जैसे मान लो ये फिर से कल्लू का एग्जांपल लेते हैं। कल्लू है, कल्लू अब की बार एक आदमी को देख रहे हैं। ये मान लो इस तरफ जा रहा है। कल्लू ने देखा, जब इसे देखा t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये यहां कहीं था। ठीक है, फिर देखा t इज इक्वल टू t पे, तो ये यहां पहुंच गया। सिंपल, मतलब इसकी पोजीशन में क्या हो गया, चेंज। मतलब टाइम के साथ जैसे ही टाइम यहां पर 0 से t हुआ, इसकी पोजीशन में क्या हो गया, चेंज। पोजीशन में क्या हो गया, चेंज। अब पोजीशन में चेंज हुआ टाइम के साथ, तो टाइम के साथ जब पोजीशन में चेंज हो जाए तो ऐसे स्टेज को हम क्या बोलते हैं कि ये चीज किस में है, मोशन में है। ठीक है, और मोशन, एक चीज याद रखो, एक बात याद रखो, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव क्या है, ठीक है, रिलेटिव क्या है, तो रिलेटिव समझने के लिए, रिलेटिव को हम हिंदी में सापेक्ष कहते हैं। यार सापेक्ष, अब ये कौन से नई बीमारी का नाम है ना, रिलेटिव क्या होता है। देखो यार, रिलेटिव समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे सिंपल मान लो कि ये एक गाड़ी है। ठीक है, ठीक, ये गाड़ी चल रही है, टिंग टिंग टिंग। मान लो इधर पे दो पतले दुबले आदमी बैठे हुए हैं, एक यहां पर आदमी है पागल सा। ठीक है, कल वही मानो इसको, कल्लू, वाह, चलो ठीक, ये कल है। ठीक है, ये मान लो एक आदमी है जिसका नाम है, क्या रख दें, मान लो इसका नाम है पीएल और इसका नाम है सोना। ठीक है, क्या नाम है, सोना। चलो बताओ, पीएल के लिए सोना किसमें है, रेस्ट में। पीएल के लिए सोना किसमें है, रेस्ट में। क्या पीएल को सोना चलती हुई दिखाई पड़ेगी, नहीं।
समझो ध्यान से, क्या सोना को पीएल चलता हुआ दिखाई पड़ेगा? नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए किसमें है? रेस्ट में, दोनों एक ही ट्रॉली पे बैठे हैं। मोशन क्या होता है? रिलेटिव होता है। मैं वही समझा रहा हूं कि मोशन क्या होता है? रिलेटिव। यार रिलेटिव का मतलब क्या है? ये इसके रिस्पेक्ट में, देखो ध्यान से, पीएल सोना के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है। अरे यार सोचो, एक ही जैसे जहां पे बैठे हो जिस कंटेनर में, तो क्या अगर सोचो जैसे बस में चलते हैं तो बस के सामने वाली सीट पे बैठा हुआ कोई आदमी हमको चलता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, वो तो हमारे लिए रेस्ट में होता है। लेकिन जैसे हम बस से बाहर देखते हैं कोई भी आदमी होता है तो हमें मोशन में दिखाई पड़ता है, चाहे वो भले मोशन में हो, चाहे वो भले खड़ा हुआ हो। ठीक है, तो पेड़ हमको मोशन में लगता है कि हाँ जैसे पेड़ गुजर गया। ठीक है, एग्जैक्टली तो मोशन में हम होते हैं, हम खुद को रेस्ट में एज्यूम करते हैं, हमको लगता है कि ऐसा सड़क चल रही है। ठीक है, तो मोशन हमेशा कैसा होता है? रिलेटिव। तो अब बताओ ध्यान से कि ये इसके लिए किसमें है? मोशन में। ये इसके लिए किसमें है? ये इसके लिए किसमें? ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, ये इसके लिए मोशन में है और ये चीज इसके लिए मोशन में। ठीक है, तो मोशन वही समझा रहे हैं कि मोशन हमेशा कैसा होता है? रिलेटिव होता है। ठीक है, बिना कंपेयर किए हम मोशन बता नहीं सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मोशन कैसा है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो नोट हो गया, हटा दें। चलो भाई अगला देखो। आगे का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप का मोशन होता है। ठीक है, जर्नली हम मोशन को डिवाइड करते हैं, जर्नली हम मोशन को डिवाइड करेंगे 2 टाइप। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मोशन 2 टाइप के होंगे। अभी ये हमने जर्नली ऐसे ही डिवाइड कर दिया है कि मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेट के बेसिस पे। अब मोशन भी अलग अलग टाइप के निकल के आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? मोशन भी अलग अलग टाइप के निकल के आएंगे, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, डिफरेंट टाइप के मोशन आने वाले हैं, 1D 2D 3D। ठीक है, वो ट्रैक के बेसिस पे। सो नोट कर लो, तो मोशन को हम ट्रैक के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, डेफिनेशन उतनी कुछ इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, तो हम जस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मोशन का। चलो हटा दें। चलो अभी मोशन को हम क्लासीफाई करते हैं किसके बेसिस पे? ट्रैक के बेसिस पे। तो हेडिंग लगेगी क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मोशन इन द बेसिस ऑफ पाथ, या फिर ट्रैक, कुछ भी बोल लो, पाथ। पथ के आधार पर मोशन का वर्गीकरण। ठीक है, हेडिंग लगेगी पथ के आधार पर गति का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब ट्रैक के बेसिस पे इसको हमने तोड़ेंगे हम इसको ट्रैक के बेसिस पे। तो अब ट्रैक के बेसिस पे कैसे तोड़ेंगे? देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? जो मोशन होगा यहां से, यार मोशन एक तो पर्टिकुलर ट्रैक से हम तोड़ सकते हैं, हम ट्रैक के बेसिस पे बोल सकते हैं। ट्रैक मतलब पथ या फिर रास्ता, जो भी समझ लो। ठीक है, और एक हम डायमेंशन के बेसिस पे तोड़ सकते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे? डायमेंशन के बेसिस पे। मतलब विमा के बेसिस पे। अब विमा क्या होती है इतना आपको समझना नहीं है, बस 3 टाइप की डायमेंशन होती है, 1D 2D 3D। ठीक है, तो ट्रैक के बेसिस पे पहले तोड़ते हैं। तो सबसे पहला मोशन आता है जिसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन।
या फिर कुछ लोग यहीं पर इसमें एक चीज और चिपका देते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन दोनों डिफरेंट है, ये इतना खास आपको समझना नहीं है, सब फर्स्ट ईयर में है। लीनियर मोशन, ठीक है, तो लीनियर मोशन को हिंदी में कहते हैं सरल रेखीय गति। बेसिकली आपको इस चैप्टर में इसी लीनियर मोशन पे बात करनी है। ट्रांसलेशन को हम बोलते हैं स्थानांतरित, नाम खतरनाक है, स्थानांतरित गति, ठीक है, लीनियर या फिर ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा होता है, यहां पर जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो दूसरे टाइप का मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। दोनों फिर से डिफरेंट होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। सर्कुलर को क्या बोलते हैं, वृत्तीय, ठीक है, या रोटेटरी, रोटेटरी को क्या बोलते हैं, घूर्णन। ठीक है, बस बेसिकली समझ रहे हैं कि मोशन का क्लासिफिकेशन कैसे होगा सिंपली, ठीक है। और यहां से एक और मोशन निकल के आता है जिसको हम इधर ब्रेक डाउन किए दे रहे हैं, यहां कर दें, चलो यहां या तोड़ देते हैं। थर्ड वाला मोशन है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी। ये वाला जो मोशन है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी को हम क्या बोलते हैं, दोलनी या कंपन गति, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये सारे मोशन डिफरेंट होते हैं। देखो, लीनियर मोशन अलग होगा, ट्रांसलेशन अलग होगा, सर्कुलर अलग होगा, रोटेशन अलग होगा, ऑसिलेटरी अलग होगा, वाइब्रेटरी अलग होगा। ये जस्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सिंपल। अब डायमेंशन के बेसिस पे कैसे तोड़ेंगे, डायमेंशन के बेसिस में जो मोशन होगा सबसे पहला होता है 1D मोशन, जो केवल एक ही डायमेंशन में होता है, ठीक है, 1D, एक दिशा में होगा, एक विमी बोलते हैं, एक विमी। फिर अगला मोशन आ जाएगा 2D मोशन, ठीक है, इसको 2 विमी बोल देंगे। अगला आ जाएगा 3D मोशन, इसको त्रिविमी बोल देंगे। तो 1D 2D 3D। अभी मोशन का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक, सबसे पहला हुआ है लीनियर ट्रांसलेशन, लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, कुछ भी बोल सकते हैं, लीनियर ट्रांसलेशन, ठीक है, सर्कुलर, रोटेटरी, ठीक है, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी। और टाइप के मोशन होते हैं जैसे स्पिनिंग मोशन, अब यार ट्रांसलेटरी के ही पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत प्लेनर मोशन, ठीक है। अब सिंपल अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, वो हमें अभी 9th क्लास के स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना नहीं है। हमें बस इतनी चीजें, हमें हमारा मेन फोकस रहेगा किस पे, लीनियर मोशन पे, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो आगे हम देखते हैं, चलो ये नोट हो गया। अब हम देखते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो हेडिंग लगेगी अपनी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा में गति, ठीक है, सरल रेखा में गति। तो यार मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमें यहां बस यही डिटेल में पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा। तो देखो सिंपल है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा, कि जैसा मान लो कि अगर हम देखें
ये इसको हम 1D मोशन बोल सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये 1D ही मोशन होगा, ये 2D मोशन नहीं होगा। ठीक है, 1D मोशन अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है, बाकी जो 2D मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन 2D मोशन होता है, बिल्कुल नो डाउट, है ना, वो 2D मोशन होता है। चलो, तो जब 1D मोशन देख रहे हैं तो 1D मोशन में होने क्या वाला है कि जैसे अगर हम किसी भी दो रेफरेंस पॉइंट को देख लें, एक मान लो ये वाला रेफरेंस पॉइंट ए है हमारा, ये वाला रेफरेंस पॉइंट बी है। पहले बोला था रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, दो रेफरेंस पॉइंट ले लिए। रेफरेंस पॉइंट जिनको हम निर्देश बिंदु कहते हैं, हम पहले बता चुके हैं ये चीज। तो रेफरेंस पॉइंट ले लें, तो अगर रेफरेंस पॉइंट में देखें तो जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट वस्तु या फिर पार्टिकल कण, तो जो भी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल है हर क्षण मतलब हर टाइम, हर इंटरवल टी पे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। समझ रहे हो, मतलब हर इंटरवल, मान लो जरूरी नहीं है वो T1 T2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 भी हो सकता है, T7 भी हो सकता है, जरूरी नहीं इंटरवल सेम हो, बट हर टाइम वो अपने पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। तो सिंपली हम समझ जाएंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन किस में हो रहा, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा। अगर देखो, अगर हम फर्स्ट ईयर में होते, वैसे समझने की जरूरत नहीं, अगर हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो अगर ये बोलते हैं कि x इज इक्वल टू एफ टी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, मतलब बट ये अभी हमारे 9 के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन को क्या करेगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। बस इतनी चीज समझो कि पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करेगा वो, सिंपल। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमें पढ़ना है, देखो हमें कुछ चीजें पता होनी जरूरी है। अगर हम देखें डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, तो डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थिति का निर्धारण, स्थिति का निर्धारण। तो यह डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन में हमें जरूरी क्या है, पोजीशन को हम डिटरमाइन क्यों करें, क्यों जरूरत है हमें पोजीशन को डिटरमाइन करने की। सबसे पहले हमें ओरिजिन की जरूरत है। देखो, हमें किसी भी चीज, कहीं मोशन को कंसीडर करने के लिए ओरिजिन की जरूरत होगी, जहां से हम चलना शुरू करेंगे, जहां पर हम चीजों को, टाइम को जीरो लेंगे। एग्जैक्टली टाइम जीरो होता नहीं है, लेकिन हम टाइम को जीरो लेंगे। ठीक है, तो हमें वहां जरूरत है टाइम को जीरो लेने की, मतलब हमें ओरिजिन की जरूरत है। दूसरी चीज हमें रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्शन की, डायरेक्शन भी जरूरी है। तीसरी चीज हमें रिक्वायरमेंट है यूनिट की। हमें तीन चीजों को, पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, समझो ध्यान से, पोजीशन को अगर समझ पा रहे हैं तो समझो ध्यान से कि पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब पोजीशन का निर्धारण करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज है, ठीक है, अगर ये वाली वीडियो ना फर्स्ट ईयर के लोग भी देख रहे हैं ना, तो उनके लिए सफिशिएंट जानकारी है। ठीक है, मतलब अब उतना फर्स्ट ईयर के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पोजीशन, पोजीशन के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले जरूरत है ओरिजिन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। चलो, फिर अगली जो चीज हमें जरूरत है, वो जरूरत है डायरेक्शन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिशा। हमें डायरेक्शन की जरूरत है, दिशा की जरूरत है। थर्ड जो हमें जरूरत है, वो जरूरत है यूनिट की। बिना यूनिट के हम पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक की। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि होल ले आए और पोजीशन बता के चले गए कि पोजीशन यहाँ है। भाई साहब, तीन चीजों की जरूरत तो होनी पड़ेगी, मतलब रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ओरिजिन, डायरेक्शन, यूनिट। ठीक है, इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। ओरिजिन क्या होगा समझते हैं, ठीक है, और ओरिजिन समझना है, ओरिजिन को समझते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो यार, जब हम ओरिजिन पे चल रहे हैं, ठीक है, चलो, तो ओरिजिन पे चल रहे हैं, तो मूल बिंदु पे चल रहे हैं, तो मूल बिंदु पे हमें यह ध्यान देना है कि जैसे मान लो ये वही पॉइंट होगा ना जहां पर हम टाइम या फिर पोजीशन या फिर किसी भी चीज को हम जीरो अज्यूम करेंगे। ये है हमारा ओरिजिन।
ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ठीक है, इधर से कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 वॉट एवर 4। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पर हम 0 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में चलना है, एक्स में चलना है, वाई में चलना है, कहाँ चल रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक। फिर जो अगली चीज हम देखेंगे ओरिजिन के बाद, वो है डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, हमें दिशा की जरूरत है, बिना दिशा के हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें जरूरत है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की क्या जरूरत है हमें? तो डायरेक्शन से हम यही पता करेंगे कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारा मोशन किस डायरेक्शन में। मोशन के लिए डायरेक्शन होनी जरूरी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से जी, तो यहां पर ओरिजिन ले लिया 0,0, कोई मतलब नहीं है। 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर x एक्सेस ले लें तो इधर x डैश, इधर y ले लें तो इधर क्या हो गया, y डैश। अब देखो ध्यान से, इस तरफ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। इस तरफ की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, सिंपल। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब कहाँ चलना है, हो सकता है कि दोनों के मिड में चल सकते हैं, वो अलग बात है, वो अलग डिस्कशन है। डायरेक्शन की हमें जरूरत है। ठीक है, तो इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, प्लस। अगर देखो सिंपली एक्स और वाई में 2D मोशन देख रहे हैं तो इधर एक्स पॉजिटिव, ये तो पता ही है ना, ये तो क्वाड्रेंट पड़ा ही है। देखो यहाँ पर अगर दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2D मोशन चल रहा है, तो यहाँ एक्स पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। यहाँ क्या है, एक्स नेगेटिव है, ये वाई क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, ये पता होगा, सिंपल। चलो थर्ड जो हमें जरूरत है, अगली चीज हमें जरूरत है यूनिट की। तो यूनिट की क्या जरूरत है, देखो यूनिट से हम मेजर कर पाएंगे कि क्या है, मतलब पोजीशन के लिए क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यूनिट से हम ये मेजर कर पाएंगे। ठीक है, यूनिट से मेजर करेंगे कि मतलब देखो यार, यूनिट किस में होंगी, हो सकता है कि वो मीटर में हो सकता है सेंटीमीटर में हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट यूनिट होती है ना, सिंपल। तो यूनिट की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कि कोई भी यूनिट फुट में हो सकती है, और किसी भी चीज की यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल। सेम अगर हम टाइम की बात करें, पोजीशन और दूसरी चीज है टाइम। टाइम में भैया भी 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला जरूरत है ओरिजिन की, जो सिंपल होगा यही। दूसरी चीज है जो जरूरत है वो है डायरेक्शन की, और तीसरी चीज जो जरूरत है वो है यूनिट की। तो टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, सेकंड, मिनट या फिर आर, सिंपल। ठीक है, चलो चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। हो गया, चलो तो अब हम देखते हैं क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वांटिटीज। तो जनरली आपको 2 टाइप की क्वांटिटीज पढ़नी है। सबसे पहले वेक्टर, दूसरी स्केलर। ठीक है, तो जनरली हमें क्वांटिटीज पढ़नी है, क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज भी नहीं बोलेंगे, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बस 2 चीज से डिफाइंड होती है, पी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यूनिट, सिंपल। एन क्या होता है, आंकिक मान। एन क्या होता है, आंकिक मान। और यू क्या होता है, मात्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट।
ठीक है, बस यार किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए बस दो चीजों की जरूरत है, एक आंकिक मान की जरूरत है, दूसरी यूनिट। जैसे मान के चलो आप 10 kg लेके 10 kg लेके गए, 10 किलो, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 kg लेके गए तो आप सीधा यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 10 रखते हैं और यहाँ पर यूनिट रख देते हैं, खत्म काम। इसके बाद आपसे कोई कुछ नहीं पूछता कि 10 kg बोल दिया, जैसे 100 मीटर बोल दिया, क्या बोल दिया 100 मीटर। तो जब 100 मीटर बोला आपने तो ये क्या हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये वाली क्या हो गई हमारी यूनिट, काम खत्म, सिंपल। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला स्केलर, जिसको हम क्या बोलते हैं अदिश राशि, क्या बोलते हैं अदिश राशि। तो दूसरी चीज है वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि। राशि नहीं बोलेंगे, इसको हम राशियां बोलेंगे। ठीक है, क्वांटिटीज लिख लेना। दो टाइप में हमने क्लासिफाई कर दिया, एक स्केलर हो गया, एक वेक्टर हो गया। देखो अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस देख के तुरंत समझते हैं। स्केलर में सबसे पहली चीज है मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। और परिमाण क्या है भाई, आंकिक मान, वो जो दिख रहा है गधा, वो आंकिक मान परिमाण होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। दूसरी चीज, इसमें भी मैग्नीट्यूड होने वाला है, यहां भी मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो यहां भी मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल। ठीक है, मैग्नीट्यूड इधर, मैग्नीट्यूड इधर, दोनों में मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो जरूरत है बट नो डायरेक्शन, दिशा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन होती है बट नॉट रिक्वायर्ड, दिशा की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, मतलब दिशा की जरूरत है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लोग बोलना भूल जाते हैं, वो तीसरी चीज क्या है कि ये वाला भाई साहब, ये स्केलर क्यों बनता है, ये हमेशा वेक्टर के ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, समझ रहा हूं, ये वेक्टर के फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो किसको, वेक्टर ट्रायंगल लॉ। ठीक है, वेक्टर के त्रिभुज नियम, वेक्टर के त्रिभुज नियम का पालन करता है। क्या करता है, पालन। ठीक है, तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूरी है यहां के लिए कि ट्रायंगल लॉ फॉलो होना जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, यही डिटरमाइन करता है यार, यही मेन चीज है जो बनाता है किसी भी चीज को कि वो क्वांटिटी वेक्टर है या फिर स्केलर। ठीक है, बोलना भूल जाते हैं लोग, फिर सिंपल। एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम टेंसर कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ओरल में बता देता हूं, टेंसर। जैसे टेंशन में क्या आता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये इसी के लिए फेल होती है। ठीक है, ये इसीलिए फेल हो जाती है, इसके पास देखो डायरेक्शन भी होती है, इसको तो वेक्टर होना चाहिए था लेकिन होती नहीं है, डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट के पास। ठीक है, बट ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए ऐसा हो जाता है, सिंपल। ठीक है, वो आगे बढ़ोगे, अभी जस्ट ओरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। तो टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। चलो, तो अगर स्केलर क्वांटिटी का हम एग्जांपल लें तो सबसे पहला एग्जांपल मिलने वाला है यहां पर डिस्टेंस, दूरी, क्या बोलते हैं, दूरी। अगला डिस्कशन हमारा इसी पे होगा। फिर स्पीड, चाल, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इनके लिए जरूरत, वर्क देख लो,
वर्क भी तो ऐसा है, कोई काम वाम करते हो, कार्य कोई करते हो, तो कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो कोई पूछता है क्या कि किस डायरेक्शन में किया, किस दिशा में किया, कुछ नहीं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, स्केलर के। और इधर वाले अगर हम एग्जाम्पल देखें किसके, वेक्टर के, सबसे पहले जरूरी है फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल। अगला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, फिर अगली जो चीज हम देखते हैं वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेग। ठीक है, ये सब बातों का ध्यान देना एक्सेट्रा, ये सब सारी की सारी जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बीच में मर रहा कौन सा, टेंशन क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। स्केलर क्या होती है, जिसके लिए मैग्नीट्यूड जरूरी है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, वेक्टर के लिए जरूरी क्या है, ठीक है, हिंदी लिख रखी है मैंने। ठीक है, तो शायद यूपी बोर्ड वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर के लिए मैंने क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, परिमाण, परिमाण क्या दिखाता है, आंकिक मान, सिंपल है ना। डायरेक्शन रिक्वायर है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर का त्रिभुज नियम होता है, ये सब आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, तो वेक्टर के त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर जो जरूरी है किस कौन कौन से हैं, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, वेक्टर क्वांटिटी के। चलो नोट करो, डिस्कशन करो, फिर आगे वाले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, चलो अब डिस्कशन करते हैं हम। सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा, हम देखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, तो हेडिंग लगेगी डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगेगी डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूरी। इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं पाथ लेंथ, बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी हमारी। देखो ध्यान से, फिर से मैंने बोला था आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। मान लो हम 2 रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो जैसे मान लो पहला रेफरेंस पॉइंट लिया हमने, तो ये पहला रेफरेंस पॉइंट लिया, मान लो ये पहला रेफरेंस पॉइंट है ए, दूसरा क्या है बी। इनके बीच में कोई डेफिनेट टाइम ले लें हम, डेफिनेट क्या ले लें, टाइम, मतलब निश्चित समय ले लें। क्या ले लें, निश्चित समय। तो अगर डेफिनेट टाइम पे अगर देख रहे हैं कि ये मतलब कुछ मतलब जितना डेफिनेट टाइम ले रहे हैं, डेफिनेट टाइम पे ले लें, कोई डेफिनेट टाइम ले लें, तो डेफिनेट टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ट्रैक, जितनी लेंथ होगी ट्रैक की डेफिनेट टाइम में, जितनी वो ट्रैक की लेंथ कवर अप करेगा। ठीक है, जितनी वो ट्रैक की लेंथ कवर अप करेगा, जैसे मान लो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, x मीटर, तो जितनी लेंथ उसने कवर अप किया वही हमारी क्या बनेगी, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। ठीक है, डेफिनेट टाइम में जितनी वो लेंथ कवर अप कर जाएगा वही हमारी क्या होगी, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया। फिर अगली जो चीज है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या है, सिंपल समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन। अब विस्थापन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा अंतर ये है कि मतलब सोचो ध्यान से, सिंपल अगर मैं बताऊं तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब दो पॉइंट है, एक फाइनल एक इनिशियल, फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल समझो ध्यान से कि जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, 2 रेफरेंस पॉइंट है, एक पॉइंट क्या दिया ए, दूसरा पॉइंट क्या दिया बी। तो यहां तक हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे जा सकते हैं, ये 2 पॉइंट ले लिए हमने, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, सिंपल ऐसे जा सकते हैं।
तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया ए, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बी, ये वाला क्या हो गया ए बी, ठीक है, ये मान लो सी, ये वाला डी। तो भाई साहब ये वाली भी आपकी डिस्टेंस हुई, ये वाली भी आपकी डिस्टेंस हुई, दोनों आपकी क्या होंगी डिस्टेंस, ये वाली भी डिस्टेंस है, ये वाली भी क्या है डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस है, मतलब दोनों दूरी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी हुई, ये बीच वाली, डिस्प्लेसमेंट कौन सी हुई, ये बीच वाली, मतलब वही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब यहां से ए से लेके बी तक पहुंचने की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी थी, यही जो बीच वाली दिख रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि एक ये वाला फिगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है। मान लो ये दो पॉइंट है ए बी सी डी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा है, ये डायामीटर वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये वाला जो दिख रहा है हमारा ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो इधर से कवरअप हुआ है ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन, तो ये दोनों हमारी क्या है डिस्टेंस, ये क्या है दूरी, वो क्या है विस्थापन, ठीक है। ये वाला क्या है डिस्टेंस, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस, ये वाला क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ठीक है, कहां कैसे क्या है, कहां पर कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, कि मतलब हम कहां से कहां चल रहे हैं, ठीक है, ये चीजों पे ध्यान देना है। सिंपल देखो ध्यान से, चलो तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। जैसे मान लो कि जैसे मान लो ये वाला फिगर है, ये हमको कहाँ पहुँचना है, मान लो हमें यहाँ पहुँचना है ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी वाला मैटर है, तो हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो पहले यार अगर हमें डिस्टेंस कवर अप करनी है तो पहले हमें बी से सी पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ ए से इधर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ से यहाँ, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट का अगर सीधा सीधा फॉर्मूला पकड़ लो, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाई एक्स, डिनोटेड बाई एक्स, तो एक्स डेल्टा एक्स दिखाते हैं वैसे तो, ठीक है, डेल्टा एक्स। तो यार डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला पकड़ लो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब कुछ किताबें इस चीज को ऐसा दे देती हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है, सब वही है। x2 का मतलब x2 क्या है फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, समझा रहा है। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस क्या होता है, देखो ध्यान से कि जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट क्या है B, तो अब A से हम B पे जा रहे हैं, तो यार हम यहां से यहां पर ऐसे चल रहे हैं मान लो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x, तो जब B हमारी क्या है फाइनल पोजीशन, A हमारी क्या है इनिशियल पोजीशन, अगर हम डेल्टा x फाइंड करेंगे तो हम ये लिखेंगे ना कि एक्स बी माइनस एक्स से हम कहां चले A से, A हमारा कौन सा इनिशियल पॉइंट, कौन सा है इनिशियल, और B हमारा कौन सा है फाइनल जहां पर हम पहुंचे। इसको इनिशियल को हम हिंदी में बोलते हैं कि प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक, ठीक है स्थिति, और इस वाले को हम बोलते हैं अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है, इन चीजों का ध्यान देना है। तो देखो ध्यान से, सिंपल समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से एक एक चीज समझा रहा है, फिर आराम समझा रहा है कि ये होता क्या है। पहला पॉइंट नंबर 1 है कि अगर कभी x2 मच ग्रेटर देन x1 हो जाए तो इस केस में जो डेल्टा x रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। सिंपल समझाएंगे ये क्यों। दूसरा केस, अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 हो जाए, मतलब सोचो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, तो ये डेल्टा x क्या रहेगा नेगेटिव, माइनस हमारा।
अगर कभी x1 इज इक्वल टू x2 हुआ, खुदा ना खास्ता, इज इक्वल टू x, तो डेल्टा x का फॉर्मूला पकड़ लो, डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस x, मरा कितना आ गया 0। इस केस में डेल्टा x कितना होगा 0। इस केस में डेल्टा x क्या होने वाला है 0। ठीक है, सिंपली बात समझ में आई होगी। फिर चलो इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो हो गया नोट। चलो आगे डिस्कशन हमारा यही डिस्प्लेसमेंट पे ही चलेगा, थोड़ा लेंदी चलेगा, चीजों को हम समझेंगे आराम से कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो बहुत सारी चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहां से, मतलब अभी जो हमने कंडीशन लिखी थी ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, अभी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम विस्थापन बोल रहे हैं। तो अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही चला। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर यहां पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है, या फिर इसी को हमने बोल दिया था और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। मतलब ये क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले हमने, केस नंबर फर्स्ट पढ़ा था ना कि x2 इज मच ग्रेटर देन x1। ठीक है, अगर x2 x1 से क्या है ज्यादा है तो ये डेल्टा x हमारा क्या आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यार अब देखो ध्यान से समझो, जरा ध्यान से कि ये वाली पोजीशन क्या है A, ये वाली पोजीशन क्या है B। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि यहां से लेके यहां तक मान लो हम C पे चलना शुरू किए। ठीक है, तो ये वाली टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, मान लो x2 इज इक्वल टू, अगर हम लेने x2 इज इक्वल टू मान लो हमने चला 5 मीटर। ठीक है, x2 5 मीटर डिस्प्लेस किए हैं, चलो डिस्प्लेस में देख रहा है 5 मीटर। इधर ये वाला कितना है x1 इज इक्वल टू, मान लो कितनी है 4 मीटर। 4 क्या, इसको मान लेते हैं हम 1 मीटर। कितना ले लेते हैं 1 मीटर। तो अब देखो अगर कैलकुलेट करूं डेल्टा x, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 कितना है 5 माइनस 1, कितना आ गया 4 मीटर। अब डेल्टा x क्या आ गया है 4 मीटर, और 4 मीटर कैसा है पॉजिटिव, मतलब प्लस। तो इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में कंडीशन क्या हो गई कि मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया पॉजिटिव। अगर केस नंबर सेकंड की बात करें, आई होप प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी x1, ये टोटल x2 थी, तो x2 माइनस x1 5 माइनस 1 4। सेकेंड केस में ले लें कि अगर सोचूं कि x1 इज मच ग्रेटर देन x2 हो गया था, तो डेल्टा x क्या हो गया था नेगेटिव। सिंपल। अब इसका मीन क्या है कि जैसे मान लो यहां से हमने चलना शुरू किया है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B, फिर ये वाला पॉइंट क्या है C। मान लो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, और ये वाली टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 5 मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है 3 मीटर है। चलो अब यहां से हम चलना शुरू करते हैं, तो डेल्टा x कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है x2 माइनस x1। तो पहले हम x2 में कहां गए, x2 इज इक्वल टू, x2 में हम कहां गए, पहले गए हम A से C पे, A से कहां गए B पे, फिर B से कहां गए C पे। ठीक है, सिंपल, समझो ध्यान से। अब की सुनो सुनो सुनो, इसे ना इसे समझो ध्यान से कि अब की बार हमने क्या लिया है x2 को क्या ले लिया है, मतलब अब की हमारी जो फाइनल पोजीशन है ना वो यही है, मतलब ऐसे गए फिर रिटर्न आ गए, तो 3 इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल सोचो। ठीक है, 3 इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा, 5 इधर से जब रिटर्न आएंगे ना तो ये घट जाएगा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 गया। ठीक है, तो x2 मान लो हमारा कितना है, x2 मान लो सिंपल इधर वाली पोजीशन मान लो, ये x2 हमारी, x2 कितनी है 3 माइनस 5, तो कितना आ गया -2। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो गया -2 मीटर। तो इस वाली सिचुएशन में क्या आया, मान लो ये हमारा x1 था, ये हमारा x2 था, तो ये क्या हो गया सिंपल नेगेटिव हो गया। अगर सोचो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होने वाला है, थर्ड केस नंबर 3 में अगर कभी x1 बराबर x2 आ जाए, इज इक्वल टू किसके आ जाए x के, मतलब हम जहां से चले, हम पहले A से कहां गए B पे गए। ठीक है, सिंपल, पहले A से कहां गए B पे, फिर B से कहां आ गए
फिर से ए पे आ गए, मतलब जहां से चले वहीं फिर आ गए। तो फाइनल पोजीशन भी हमारी वही है, इनिशियल भी यही वही है, ये एक्स हमारी, ये भी एक्स है, सिंपल। तो अगर हम बात करें यहां पर डेल्टा एक्स की, तो x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1, तो x माइनस x 0 नहीं हो जाएगा, ये वाली पोजीशन क्या होगी 0, सिंपल। मतलब एक चीज यहां से पकड़ में आती है, जो सबसे मेन चीज है, ठीक है, यहाँ इन सब ऑब्जर्वेशन को देख के, केस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को देख के हमारे पास एक चीज बहुत क्लियर कट आती है कि अगर जहां से शुरुआत करी है हमने, ठीक है, मतलब अगर जहां से इनिशियल से गए हैं, कहां गए हैं इनिशियल से, और रिटर्न होके फिर से आप इनिशियल पे आ गए हैं, तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 0, बट डिस्टेंस होगी, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट था ए से बी, तो ये हमने कितना चला था x, फिर हम रिटर्न भी कितना आए थे x, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x की बात कर रहे थे तो वो कितना हो गया था x माइनस एक्स कट के कितना आ गया था 0। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो